हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज मॉक टेस्ट 8 के वीडियो सॉल्यूशंस। आई होप आपका ये पेपर अच्छा गया होगा और आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो आप प्लीज अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसको कितना मार्क्स आया है बायोलॉजी में। बहुत 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 कम टाइम बचा है और बहुत सारा चीजें वापस रिवाइज करना है। सो प्लीज गो थ्रू दी वन शॉट सीरीज वंस अगेन। वन शॉट वीडियोस देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, थ्योरी फिर से रीड करो और इंडिया के बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाओ। बिकॉज यू माई डियर चाइल्ड, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप निकालने वाले हो HIV की बीमारी का इलाज, आप निकालने वाले हो कैंसर ट्रीटमेंट, आप निकालने वाले हो कोरोना वायरस का इलाज। सो थिंक लाइक दैट आई एम द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मतलब यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग दीज टेस्ट सीरियसली। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when a male parent plant of a cross serves as female parent in the next cross, then the cross is of which type? जब आपका मेल पेरेंट एक क्रॉस में मेल पेरेंट के जैसे रोल कर रहा है और नेक्स्ट क्रॉस में वो पेरेंट फीमेल जैसा रोल प्ले कर रहा है, सो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? ये देखो, पहले आपका P1 यहाँ पे फीमेल था और यहाँ पे P2 मेल था। अब इधर पे P2 फीमेल हो गया है और P1 मेल हो गया है। सो ये क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि अपना रोल्स एक्सचेंज कर लेना। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में बेटा हमको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा से ज्यादा एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस एजिटेशन करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं। सो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में हमको क्या देखने को मिलता है? हम बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डिमांड करनी नहीं पड़ती है, यानी उनको नेचुरली एजिटेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन मिल रहा है। सो बीओडी डिक्रीज हो जाता है। बीओडी इंक्रीज कब होता है? टर्शरी ट्रीटमेंट में, यानी जब उनको एनारोबिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। The oospore during embryonic development divides how? देखो ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। आपका जाइगोट है और इधर पे आपका एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सो ये जाइगोट जब प्रो एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है? प्रो एम्ब्रियो बनाता है। तो आपका जो जाइगोट है ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और इधर पे आपका एंडोस्पर्म है, इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब ये प्रो एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज सस्पेंसर इनिशियल और जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज एम्ब्रियोनल इनिशियल। अब ये सस्पेंसर इनिशियल ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर क्या करेगा? बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स बनाएगा ताकि ऊपर वाले एम्ब्रियोनल इनिशियल को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज ट्रांसवर्स डिवीजन विच इज फॉलोड बाय द oospore। oospore पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है फिर ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय, 8th चैप्टर का क्वेश्चन है। आपका जब ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग के टाइम पे कौन से सेल्स आपका ब्लड क्लॉट करते हैं? एरिथ्रोसाइट्स तो रेड ब्लड सेल है, ये क्लॉटिंग नहीं करेंगे। ल्यूकोसाइट्स एंटीजन के साथ फाइट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी एंटीजन के साथ फाइट करते हैं, ये भी एक टाइप का WBC है। क्लॉटिंग करने का काम थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट सेल्स। ये आपके फाइब्रिन प्रोटीन को फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यस एवरीबॉडी, मतलब फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन ड्यू टू। ऑक्सीजन क्यों असेंशियल है सीड जर्मिनेशन करने के लिए? क्योंकि ऑक्सीजन के वजह से हमारे सेल में रेस्पिरेशन होता है और जिसके वजह से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बिना ऑक्सीजन के आपका रेस्पिरेशन नहीं होगा और ना एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को, किडनी का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिम्युलेट करता है ज्यादा से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एरिथ्रोपोइटिन कैल्सिटोनिन हार्मोन्स बनाने के लिए, एड्रेनलिन हार्मोन्स बनाने के लिए। और ये सिग्नल किधर से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल आता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास आता है ताकि वो हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट सिम्टम ऑफ टाइफॉइड। इसमें से कौन सा सिम्टम्स टाइफॉइड का सिम्टम्स नहीं है?
एपिटैक्सिस, ब्राइडिकार्डिया एंड रैश ऑन द स्किन, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। आपके ब्राइडिकार्डिया में आपका चेस्ट पेन होगा, रैश ऑन द स्किन में आपका स्किन में खुजली वगैरह होगी, एपिटैक्सिस में यू विल फील कंटिन्यूअस डिजी। बट स्वोलन लेग्स ये एलिफेंटियासिस का सिम्टम है। किसका सिम्टम है? एलिफेंटियासिस, यानी आपके पैर फूल जाते हैं फिलिरियासिस में। सो दिस इज नॉट द सिम्टम ऑफ स्वोलन लेग, आई मीन टाइफॉइड। यस, मुझे दो बार हुआ है तो मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिग्रेशन इज, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन हमने पढ़ा था। एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई स्पीशीज जब आपके पॉपुलेशन में से एग्जिट करती है। मैंने आपको कैसे याद रखने बोला था? ई फॉर एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट। और इमिग्रेशन मतलब कोई बाहर से जब नई स्पीशीज आपके पॉपुलेशन में आती है तो इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। आई फॉर इनसाइड। इमिग्रेशन मतलब नया स्पीशीज जब आपके घर में आता है, और एमिग्रेशन मतलब जब आपके घर से कोई स्पीशीज बाहर जाता है। सो एमिग्रेशन मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। आपके एरिया से कुछ लोग बाहर चले गए, एमिग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज कैसा स्ट्रक्चर है? सेल्यूलोज इज अ हेक्सोस शुगर, 6 कार्बन का शुगर है, सो इट इज अ हेक्सोस पॉलीसैकेराइड। डैश इज नॉट एन एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है? सेमिनल वेसिकल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है, लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है। सो ऑप्शन नंबर, ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है। सो ऑप्शन, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which species are protected in hotspot method of in situ conservation in its own habitat? कौन से स्पीशीज को आप उनके ही हैबिटेट में कंजर्व कर सकते हो जो स्पीशीज डेंजर में है, बहुत ज्यादा डेंजर में है, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। रेयर स्पीशीज को आपको अच्छे से एक्स सिटू में कंजर्व करना पड़ता है। वल्नरेबल स्पीशीज 50-50% प्रेजेंट होते हैं, और इनडिटर्मिनेट के बारे में तो हमको पता ही नहीं है कि कितना स्पीशीज है और कितना नहीं है। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम इन सिटू कंजर्व कर सकते हैं। Find the correct statement with regard to embryonic development in humans. Embryonic development humans में कैसे होता है? Cleavage results in hollow ball of cells called morula. देखो, morula hollow नहीं होता है, morula के अंदर बहुत सारे packed blastomeres होते हैं। This is your morula. So first statement is wrong. Hollow cells blastula में होता है। With more cleavage divisions, the resultant blastomere become larger and larger. This is also wrong. जितना ज्यादा डिवीजन होगा ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होते जाता है, क्योंकि बाहर जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो एक्सपांड नहीं होती है। सो जितना ज्यादा डिवीजन उतने छोटे छोटे सेल्स। क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। शायद ये राइट हो सकता है, पहले लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो फिर डिसाइड करो। In the second cleavage division, one of the two blastomeres usually divides a little sooner than the second. देखो, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना आपके पास प्रोटोप्लाज्म है आप उतने में ही डिवीजन कर रहे हो, बाहर से एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्म मिल ही नहीं रहा है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट क्लीवेज 30 आवर्स में होता है, सेकंड क्लीवेज थोड़ा सा जल्दी होता है, और थर्ड क्लीवेज उससे थोड़ा सा जल्दी होता है। मतलब एवरी टाइम नया क्लीवेज जो होता है वो फर्स्ट वाले क्लीवेज से थोड़ा सा जल्दी होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये देखो, यहाँ पे आपको सारा क्लीवेज का स्टेप्स बताया गया है। ओके, so fourth is the right answer. Moving on to the next question. Restriction enzymes are synthesized by which of the following? Restriction enzyme आपके E. coli बैक्टीरिया से लिया जाता है। याद आया, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम बैक्टीरिया से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मोनोकॉट्स मेल गैमेटोफाइट इज, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? सिंगल माइक्रोस्पोर, यानी सिंगल पोलन ग्रेन। तो मोनोकॉट्स में मेल गैमेटोफाइट इज माइक्रोस्पोर। टेट्राड मतलब क्या होते हैं? 4 माइक्रोस्पोर। सो ये नहीं आएगा। न्यूसेलस फीमेल का पार्ट है, मेगास्पोर फीमेल का पार्ट है। ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट इन मीडियम इज, जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, तो जब आप अगार जेल बनाते हो, उस अगार जेल में हम उस जेल को थिक करने के लिए क्या यूज करते हैं? अगारोज यूज करते हैं। ये अगार क्या करता है? हमारे जेल को सेमी लिक्विड बना देता है, यानी सॉलिडिफाइंग एजेंट है ये। ओके, जिलेटिन वगैरह तो हम जेली में यूज करते हैं, ये अपने मेडिकल फील्ड में यूज नहीं करते, और स्टार्च मिल्क में ऐड करते हैं थिक करने के लिए, दूध वाले भैया। ओके, पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी एक जीन से मल्टीपल कॉपीज बनाना। पॉलीमरेज, पॉलीमर यानी कि मल्टीपल कॉपीज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डैश हैज डेवलप्ड आर्टिकुलेटेड स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहला सही शब्द। आर्टिकुलेटेड मतलब क्या होता है? क्लियर वर्ड्स बोलना। जब बच्चा बड़बड़ाता है, बड़बड़ करता है, वो आर्टिकुलेटेड स्पीच नहीं होता है। आर्टिकुलेटेड स्पीच यानी ठीक से बात करना। सो सबसे पहले ठीक से बात करना किसने सीखा था? ह्यूमंस ने, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज। देखो आपके पास कोई एक नॉर्मल मीडियम है ग्लूकोज से भरा हुआ और इसमें आप ई कोलाई के सेल्स ग्रो कर रहे हो। ई ग्लूकोज को ब्रेक करना सबसे आसान होता है और ई कोलाई खुशी खुशी ग्लूकोज को यूज करते हैं। लेकिन समझो आपने इन ई कोलाई के सेल्स को किसी दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जहां पे आपका लैक्टोस है। सो अब आपका ई कोलाई सेल क्या करेगा, ये इस लैक्टोस को यूज करेगा या क्या करेगा। जब आप ई कोलाई को लैक्टोस में शिफ्ट कर देते हो तो क्या लैक ओपेरॉन स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, या ई कोलाई डिवाइड करना स्टॉप कर देगा, या सारे ओपेरॉन्स चालू हो जाएंगे, लैक ओपेरॉन, एराबिनोज एपेरॉन, सब ओपेरॉन, या लैक ओपेरॉन रिप्रेस हो जाएगा। क्या होगा, आपका लैक ओपेरॉन स्टार्ट हो जाएगा। लैक ओपेरॉन स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एलोलैक्टोज चाहिए रहता है। सो जब आप ई कोलाई को लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो लैक ओपेरॉन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट इज इट्स कार्डियक आउटपुट। आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। यस एवरीबॉडी, सी टोटल ब्लड पंप्ड आउट पर मिनट। टेक्स्ट बुक में सब दिया है, सिर्फ रीडिंग करने की जरूरत है, इसीलिए बोल रही हूँ वन शॉट लेक्चर्स फिर से देखो। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इधर पे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आएगा, इज फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में पढ़ा था, गलती से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इन 1900 बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरेस, कॉरेंस एंड शेमाक। यस, मेंडल के काम को फिर से किसने रीडिस्कवर किया था, ये 3 साइंटिस्ट ने। सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन बिटवीन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर नोन एज व्हाट। ये देखो, ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम है और जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में ये जो पर्पल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एंटीजन्स आर डिफाइंड एज डैश। एंटीजन मतलब क्या होते हैं, ये एक ऐसी फॉरेन बॉडी होती है जो एनिमल के लिए हार्मफुल है, यानी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल है और उस एंटीजन की वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होते हैं। तो आगे का ऑप्शन रीड करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। Which one is the best preventive method for common cold? अगर समझो मुझे सर्दी हुई है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड क्या है, जिसको सर्दी हुई है उस इंसान को आइसोलेट करो। कोरोना में यही किया था ना, आइसोलेट करने बोला था ताकि दूसरे इंसान को वो इन्फेक्शन ना फैले। तो आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मेडिसिन ले सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, या हेल्दी पीपल को आइसोलेट करके फायदा नहीं है, जो बीमार है उसको थोड़ा सा अलग रहने बोलो। ऐसा नहीं कि उसको अनटचेबल कर दो, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर रहने बोलो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक्सॉन पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज हाईली मॉडिफाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये देखो, आपका जो न्यूरॉन होता है बच्चा, आपका ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, एक मिनट, ये अपना न्यूरॉन है, ये अपना एक्सॉन है। सो एक्सॉन वाला पार्ट क्या करता है, ये इंपल्स कैरी करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन तक सिग्नल देने का काम कौन करता है, एक्सॉन। सो इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट impulse from one neuron to another neuron. हेट्रोजाइगोसिटी मतलब क्या होता है, मतलब हेट्रोजाइगोसिटी हमको किधर देखने को मिलती है, हेट्रोजाइगस यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी वेरिएशन कैरेक्टर्स। क्लिस्टोगेमी में आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने मिलेगा, ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जिटोनोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन देखने मिलेगा। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बार बार होमोजाइगोसिटी देखने मिलेगी, सेम कैरेक्टर देखने मिलेंगे। लेकिन जब आप क्रॉस पॉलिनेशन करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी, सो इसमें हमको न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं क्योंकि न्यू प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रेगुलेट्स व्हाट। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करेगा, ये आपके प्रोलैक्टिन के सेक्रीशन को स्टॉप करेगा क्योंकि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यस, वन क्रोमोसोम इज लैकिंग इन अ डिप्लॉयड सेट मींस व्हाट। देखो, जब आपके सेट में से एक क्रोमोसोम गायब है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेमी। यस, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Why azotobacter fertilizers are more popular? Because they are free living. They are not host specific. ये किसी भी एक पर्टिकुलर होस्ट के साथ काम नहीं करते, जैसे राइजोबियम सिर्फ रूट में ही काम करता है, इट इज सिम्बायोटिक, लेकिन एजोटोबैक्टर किसी भी के साथ भी काम कर सकता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज बिकॉज ऑफ एन एक्टिव जीन नोन एज डैश, इधर ई आएगा। हाँ, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, कहीं पर भी जब आपका सेल अनकंट्रोल ग्रो होने लगता है तो इसको बोलते हैं कैंसर, और कैंसर के जीन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। सो अनकंट्रोल जीन का, अनकंट्रोल सेल डिवीजन का जो जीन है उस जीन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। In an immature anther inner to the tapetum, the microsporangium contains a compact mass of what?
एंथर का स्ट्रक्चर याद करो, एंथर के स्ट्रक्चर में आपको क्या बोला गया, टेप्टम के अंदर, ये देखो ये आपकी टेप्टम की लेयर है, तो टेप्टम के अंदर आपको ये यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट सेल देखने को मिलते हैं ये आपके स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर राइट आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। द पल्स प्रेशर इज व्हाट, पल्स प्रेशर यानी कि आपका ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज 120/80, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं, दैट इज 40 mmHg। सो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। द मीनिंग ऑफ बायोपायरसी म्हणजे काय असतं, जब आप बायो रिसोर्सेज को बिना परमिशन के गलत तरीके से यूज करते हो, जैसे पिक्चर का पायरेसी रिलीज हो जाता है, बिना परमिशन के कॉपी करके पिक्चर रिलीज कर देते हैं मूवीज, वैसे बायोपायरसी में आप किसी और का एक्सपेरिमेंट अपने मर्जी से कैसे भी यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बायोपायरसी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। डैश गिव्स द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर इजैकुलेटेड स्पर्म्स, आपके इजैकुलेटेड स्पर्म्स को एनर्जी किधर से मिलती है, सेमिनल फ्लूइड से, क्योंकि सेमिनल वेसिकल से क्या रिलीज होता है, सेमिनल फ्लूइड, और इस सेमिनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट है। ये फ्रुक्टोज शुगर हमारे स्पर्म को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर इंक्लूडेड इन होमिनोइडिया, ये देखो ये चैप्टर, ये टेबल मैंने आपको बोला लर्न करने के लिए, ये टेबल और आपके इस चैप्टर का लास्ट वाला टेबल। तो होमिनोइडे में कौन कौन आता है, आपके एप्स और आपके ह्यूमंस, ये दोनों होमिनोइडे में आते हैं। सो एप्स एंड मैन आर द राइट आंसर। इन जीरोस ईयर लाइकन स्टेज इज फॉलोड बाय, जीरोस ईयर मतलब क्या होता है, ये देखो वो वाला आपका कौन सा इकोसिस्टम वाला पार्ट है, एकदम 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 एक्सट्रीम कंडीशन में आपको मॉसेस और लिवर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। लाइकन स्टेज के बाद मॉसेस और लिवर वर्ड्स का स्टेज आ जाता है। इन ट्रांसक्रिप्शन एंटीकोडॉन टेक प्लेस इन, एंटीकोडॉन हमको किधर देखने को मिलता है, ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इधर पे एंटीकोडॉन होगा और ये एमआरएनए के कोडॉन के साथ बाइंड करेगा। सो एंटीकोडॉन इज फाउंड इन टीआरएनए स्ट्रक्चर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्रेनियोसेक्रल बोलते हैं, क्योंकि आप अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर देखोगे तो उसमें जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपके ब्रेन से कुछ नर्व्स निकले और फिर डायरेक्ट सेक्रम वाले पार्ट से, यस। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम थोरैकोलंबार बोलते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ओके ऑल राइट। द इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स इन सिनोएट्रियल नोड, देखो हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ऐसे 4 चेंबर्स होते हैं, इधर पे आपका ऐसे नोड होता है, इधर से आपका वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है जो परकिंजी फाइबर की मदद से अलग अलग चेंबर तक जाता है। तो सिनो एट्रियल बोलो या सिनो ऑरिकुलर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। वेलामेंट टिश्यू आर एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वेलामेंट टिश्यू आपके एपीफाइट्स जो प्लांट होते हैं जो हवा में लटकते रहते हैं, उनके पास जो स्पेशल वेलामेंट टिश्यू होता है, ये क्या करता है, ये एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो वेलामेंट टिश्यू हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, देखो फ्लोएम फूड ट्रांसफर करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है, फूड, तो वाटर कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस मिथेनोजेंस की मदद से बनता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वेना कावा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, देखो वेना कावा हमारी बॉडी की बिगेस्ट वेन है और वेन का काम क्या होता है, deoxygenated blood carry करना from all parts of the body, so it collects blood from all parts of the body. Dash is an example of exotic shrub, exotic shrub यानी कि जो अपने कंट्री का नहीं है, जो बाहर से लाया गया है। सो लेंटाना इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोटिक श्रब, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, अच्छे से पढ़ो, मिलेगा ये आंसर। नेक्स्ट, young babies are provided with dash by polio and BCG vaccines. Okay, young babies को कौन से टाइप का हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, देखो वैक्सीन बोला है ना, तो वैक्सीन कौन से कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, किस में आता है ये, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये देखो ये वैक्सीनेशन है, यस। ये टेबल याद रखो तो आपको सब याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज बीटी स्टैंड्स फॉर इन पॉप्युलर क्रॉप ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन म्हणजे कोणत्या टाईपचा क्रॉप आहे, बीटीचा फुल फॉर्म काय आहे, बॅसिलस thuringiensis, आयुष्य झालं आपल्याला हे लर्न करता करता आणि हा प्रश्न आलाच पाहिजे। डैश ऑर्गेनिजम्स कैन डू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, मोलासिस मतलब क्या होता है, आपका शुगर केन जूस, शुगर केन में आपका बहुत सारा सुक्रोज प्रेजेंट होता है, सो इसका फर्मेंटेशन करने में कौन हेल्प करता है, ईस्ट हेल्प करता है, क्लास 11th रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, एनाबिना, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये सारे सिम्बायोटिक है। एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी जस्ट मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज नॉट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन फॉस्फोरस, इसमें से कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस नहीं देखने को मिलेगा। आरएनए तो बनता ही है आपके नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर से, सो इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीन तीन फॉस्फोरस प्रेजेंट है। डीएनए में भी नाइट्रोजन बेस फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर, सो इसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है, बट प्रोटीन में फॉस्फोरस ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डैश आर द डीएनए पार्ट्स दैट कैन स्विच देयर पोजीशन, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था हमारे डीएनए के ऊपर कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से जंप करते हैं, जिनको हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है ट्रांसपोजॉन्स। यस, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज डन बाय, आपका ब्लड कौन फिल्टर करने का काम करता है, ये देखो आपके ग्लोमेरुलस में से आपका ब्लड फिल्ट्रेशन होके आपके बोमेंस कैप्सूल से आपके पीसीटी में जाता है। सो ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलाई। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आपको मिलता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए का आप ट्रांसलेशन करते हो तो ट्रांसलेशन से आपको मिलता है प्रोटीन। कैसे याद रखोगे, मैंने कैसे याद रखने बोला था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पहले होता है कि ट्रांसलेशन पहले होता है। ट्रांस और ट्रांस ये वर्ड दोनों में स्टार्टिंग में कॉमन है, इधर पे देखो सी पहले आता है और एल बाद में आता है, तो ट्रांसक्रिप्शन पहले होता है क्योंकि सी लेटर पहले आता है, और ट्रांसलेशन सेकंड है क्योंकि एल लेटर बाद में आता है। सो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, सो इधर पे सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इतना सिंपल है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किधर देखने को मिलता है हमको, डीएनए में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर में, इधर पे डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स में। सो इधर है क्या कुछ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, ऑप्शन नहीं। सो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ये देखो ये है आपका फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस, ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या होते हैं, जिसमें आप नया जीन इंड्यूस करके उसमें से नया प्लांट प्रोड्यूस करते हो। सो जनरेटेड बाय इंड्यूसिंग फॉरेन जीन, आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके नया स्पीशीज का प्लांट ग्रो कर रहे हो, सो दैट इज ट्रांसजेनिक। एक्शन ऑफ वजाइनल डायफ्राम इज, वजाइनल डायफ्राम यानी वजाइनल कॉन्डम यानी फीमेल कॉन्डम, ये क्या करता है, ये आपके स्पर्म के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। सो इट प्रिवेंट्स द स्पर्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओवा, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। टू डैश टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट, हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं बच्चा, आपके पास कोई अननोन F1 जनरेशन दिया गया है, आपको चेक करना है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सो टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट the genotype of F2 generation. So option number 3 is the right answer. The most stable RNA in the cell is, सबसे ज्यादा स्टेबल RNA कौन सा, rRNA, कुछ मगजमारी नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल RNA है। यस, sRNA मतलब कौन सा RNA होता है, tRNA, सॉल्युबल RNA। तो ये ऑप्शन दो बार दिया है, पर ये स्पेसिफिक होता है, ये स्टेबल नहीं है, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल RNA है, और mRNA सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही बनता है। ओके, metabolic activities of tissues from carbon dioxide which is toxic and got to be removed from the body, in which form CO2 is transported by blood to lungs mostly। अगर आपको अपना CO2 का ट्रांसफर करना है ब्लड की मदद से, तो आप कैसे करते हो, बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से, यानी कि आप अपने ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसी में कलेक्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके कार्बोनिक एनहाइड्राइज के मदद से क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, पर ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, तो ये स्प्लिट हो जाता है H प्लस एंड HCO3 में, तो ये HCO3 बाहर चला जाता है, सोडियम के साथ बाइंड करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो ये देखो पूरा कार्बन बाहर आ गया, ब्लड के बाहर आ गया, और ये सोडियम के साथ जो क्लोराइड रहता है, ये क्लोराइड अंदर आ जाता है, ये है आपका बोर इफेक्ट। याद आया सबको, दिस इज योर बोर इफेक्ट, दैट इज नथिंग बट क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर फिनोमिनन। तो हम कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हम अपने CO2 को रिमूव करते हैं। याद आया, 8th चैप्टर में पढ़ा था हमने। डैश इज यूज्ड इन गेटिंग स्पेसिफिक पार्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आपको डीएनए को कट करना है या कोई स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करना है तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आनंद इज कलर ब्लाइंड, कोई एक मेल है, ओके, ये कलर ब्लाइंड है। व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सन इनहेरिटिंग कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम हिम, समझो एक नॉर्मल फीमेल के साथ इसकी शादी हुई, तो क्या चांसेस है कि इसका सन कलर ब्लाइंड होगा। ये देखो, अगर इसकी बेटी हुई तो वो कैरियर होगी, ओके, दूसरी बेटी हुई तो वो भी कैरियर होगी, और अगर इसका सन हुआ तो ये नॉर्मल सन होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है और वाई के ऊपर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, और अगर चौथा लड़का हुआ तो वो भी आपका नॉर्मल होगा।
तो क्या पूछा है कि सन को कलर ब्लाइंडनेस होने के कितने चांसेस है? 0% चांसेस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल हेल्दी है तो लड़का कलर ब्लाइंड नहीं होगा, सिर्फ फीमेल कैरियर होगी। ओके। इन मैमल्स सिंपैथेटिक नर्व्स अराइज फ्रॉम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज होते हैं? ये देखो, ये आपका थोरैसिक रीजन है, तो आपके थोरैसिक रीजन से लेके आपके लंबार रीजन तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहते हैं, सो थोरैको लंबार। और ये देखो, ये आपके क्रेनियम से और आपके सेक्रम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था। सेक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन या जीएच हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन बनाना है या एसटीएच हार्मोन बनाना है, तो ये कौन करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर आप बोल सकते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जीएचआरएफ। आपके टेक्स्ट बुक में पिंक बॉक्स दिया है जिसमें पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग अलग कौन से फैक्टर्स बनते हैं वो बताया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द विड्थ ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। दोनों के बीच में गैप कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 नैनोमीटर्स का। फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इधर mm है, ये ध्यान से देखो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोमीटर है और mm है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन, आपका जो लूप ऑफ हेनले है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये देखो, ये आपका किडनी का कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये कॉर्टेक्स है, और ये मेडुला वाला रीजन है। सो यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल रहता है, फिर पीसीटी, फिर डीसीटी, और लूप ऑफ हेनले किधर आ जाता है? आपके मेडुला वाले रीजन में। सो इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ द किडनी। 11th स्टैंडर्ड का एक्सक्रीशन चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस यानी कि क्या करते हो आप? ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हो? हम ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले एक फॉस्फेट ऐड करते हैं ताकि ग्लूकोज का चेन अनबैलेंस्ड हो जाए और बीच में से ब्रेक हो जाए। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला स्टेप करते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये देखो, ये साइकिल याद रहना चाहिए। ओके। पेयर ऑफ डैश शोज क्लेप्टोपैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म मतलब क्या आता है? ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी कि दूसरों का फायदा उठाना। ओके, तो ये कौवे और कोयल के बीच में देखा जाता है। कौवे और कोयल का एग सेम रहता है, तो क्रो क्या करता है? वो अपना एग कक्कू के नेस्ट में डाल देता है, तो कक्कू को लगता है कि ये उसका ही एग है, तो कक्कू उस क्रो के एग की वैसे ही देखभाल करती है, और जैसे ही कौवे का अंडे में से कौवा बाहर आता है वो सबसे पहले कोयल के अंडे को नीचे गिरा देता है। तो इसको बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म, मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। बीटी कॉटन कौन से टाइप का प्लांट है? आपने नेचुरल कॉटन को ट्रांसजेनिक बना दिया, तो ये कौन से टाइप का प्लांट है? ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि इसमें हमने बाहर से बैसिलस thuringiensis का जीन ऐड किया। यस। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस? जो नया बासमती राइस हम बनाते हैं उसमें हमको क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है? दैट इट इज रिच इन विटामिन ए। सो विटामिन ए की वजह से आपके रेटिनॉल हेल्दी होते हैं और आपका विजन बहुत अच्छा हो जाता है। विच इज अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल? मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वैसा सेम ग्लैंड फीमेल में कौन सा होता है? नन ऑफ दिस। मेल का जो कॉपर्स ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड के जैसा हमारे फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसा फीमेल में कुछ नहीं होता है। क्लिटोरिस इज सिमिलर टू पेनिस, बार्थोलिन ग्लैंड इज सिमिलर टू कॉपर ग्लैंड। ओके, बट मेल्स में तो यूटेरस होता ही नहीं है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सेम ऑर्गन फीमेल्स में नहीं होता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसा सेम ऑर्गन फीमेल्स में नहीं होता है। बायोगैस प्रोडक्शन इज इको फ्रेंडली, करेक्ट, क्योंकि इसमें आप केमिकल्स यूज नहीं करते हो। विच स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस? तो इस स्टेटमेंट के अपोजिट कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? इट बर्न्स विदाउट स्मोक, करेक्ट, बायोगैस की वजह से धुआं नहीं निकलता है। इट इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग, आप इधर उधर का कचरा लेके बायोगैस बनाते हो, यानी डिकम्पोजेबल वेस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ट्रू, बट इट इज कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब इधर पे क्या बोला गया है कि एक बार बायोगैस खत्म हो गया तो आप दोबारा नहीं बना सकते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बायोगैस हम बार बार बना सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज व्हाट? ये देखो, ये अपना ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। याद आया? ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पिया मैटर, वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो सेल्स कॉल्ड? आपके लिम्फोसाइट्स जब बोन मैरो सेल्स से बनते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? हिमैटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हिमैटोपोइसिस। नेक्स्ट, ओवर सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन अडल्ट्स कॉजेज व्हाट? देखो, थायरोक्सिन हार्मोन का अगर हाइपोसेक्रीशन हुआ तो कौन सा बीमारी होता है, और हाइपर सेक्रीशन हुआ तो कौन सा बीमारी होता है? ओवर सेक्रीशन यानी कि हाइपर सेक्रीशन। सो हाइपर सेक्रीशन की वजह से क्या होता है?
एक्सऑप्थाल्मिक गोइटर, ये सारे एग्जांपल्स हाइपोसेक्रीशन है, मतलब आपका थायराइड हार्मोन कम बनने की वजह से होता है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है? कैपिलरी। हमारे बॉडी के कोने कोने तक कैपिलरी ब्लड वेसल न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट्स सेक्रीट्स सर्टेन हार्मोन्स टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, ये हमने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में। इंसेक्ट्स फेरोमोन सेक्रीट करते हैं, यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए अपने बॉडी में से एक परफ्यूम सेक्रेट करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आपने बहुत सुना होगा। तो फेरोमोन्स क्या करते हैं? अपोजिट सेक्स वाले एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं। इन एमनियोसिंथेसिस द फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम, एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? फ्लूइड की हेल्थ चेक करते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम फीटल सेल्स आर कनेक्टेड, कहाँ से लेते हैं हम ये एमनियोटिक फ्लूइड? फ्रॉम फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस, मदर का ब्लड या फीटस का ब्लड नहीं लेंगे, अपना जो फीटस उसके आजू बाजू का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हम कलेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज व्हाट? पॉलिनेशन। ये तो आपको नींद में भी आना चाहिए। पोलन ग्रेन को आप स्टिग्मा के पास लेके जा रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हो वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। यस। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर, एनिमोफिलस यानी कि विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन करने के लिए आपको बड़ा बड़ा होने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है, ब्राइट कलर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंड आएगी और पोलन ग्रेन को उड़ा के लेके जाएगी। सो आपने जो एडेप्टेशंस पढ़े उसमें दिया है विंड फ्लावर्स यानी विंड पॉलिनेशन करने के लिए पोलन ग्रेन स्मॉल होने चाहिए, नॉन विजिबल यानी स्मॉल स्मॉल होने चाहिए, ब्राइट कलर्स नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, खुशबू नहीं रहेगी तो भी चलेगा, नेक्टर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि विंड को थोड़ी खुशबू आती है, वो तो इंसेक्ट जाते हैं नेक्टर के पास। म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक हैज इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड एज, 11th स्टैंडर्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारे स्टमक में ऐसा जो फोल्ड्स होता है इसको हम बोलते हैं रग। क्या बोलते हैं इसको हम? रग, जो आपके म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होती है। याद आया? देखो ये लेयर को हम बोलते हैं रग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मैंने बहुत डिटेल में बताया था वन शॉट में। इन विच ईयर द फर्स्ट पेटेंट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम सूडोमोनास वाज गिवन, सबसे पहला पेटेंट कौन से ईयर में रिलीज किया गया था? 1980। वेरी गुड। इन विच ऑफ द कन्वर्जन्स NaDH2 इज नॉट फॉर्म्ड, ये देखो आपको इसके लिए मैं साइकिल दिखाती हूँ। ये देखो आइसोसिट्रेट से ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड में NaDH2 बनता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम A के बीच में भी बनता है, और मैलेट और ऑक्सालो एसिटिक एसिड के भी बीच में बनता है, ठीक है। लेकिन सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड का जो कन्वर्जन है इधर से लेके इधर तक, इधर NaDH2 नहीं बनता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ट्रिपलेट कोडॉन्स एंड इट इज नोन एज इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? AUG, विच कोड्स फॉर मिथियोनिन। ये तो मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था। विच सब्सटेंस इन द ब्लड एक्ट एज बफर, देखो हमारे ब्लड में जब भी एसिडिक कंडीशन क्रिएट होती है यानी H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बोर इफेक्ट में पढ़ा था हमने, तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये H+ के साथ बाइंड करके एसिड हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिड हीमोग्लोबिन। So hemoglobin is known as the buffering agent. Yes, respiratory pigment and buffering agent. Next question. Which of the following statement is incorrect about double fertilization? चलो पढ़ते हैं। First fertilization restores diploidy in life cycle. True. It involves use of only one gamete. This is false. Double fertilization में 2 male gametes use होते हैं. It avoids chances of polyembryony. True. And it consists of 2 fusions. Correct. So only option number 2 is the wrong statement. Excessive production of WBC at the cost of RBC is which of the following type of cancer? अगर बहुत ज्यादा WBC प्रोड्यूस हो रहा है यानी आपकी बॉडी में अगर बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये कौन से टाइप का कैंसर है? ल्यूकेमिया। यस। RBC अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, और WBC बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको ल्यूकेमिया बोलेंगे। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, PEN। याद आ रहा है? PEN एंड TEN। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपके जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स दैट, हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया है कि 2 जीन्स, मतलब समझो मैंने एक हाइट का जीन लिया है और मैंने सीड के कलर का जीन लिया है, ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर कुछ असर नहीं करेंगे। तो 2 जीन्स एक साथ रह सकते हैं बिना एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। सो 2 जीन्स कैन रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। The micronutrients are called as those elements which are required in very small quantity
एंड दे आर इंपॉर्टेंट एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, जैसे विटामिन वगैरह हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था, या प्लांट ग्रोथ रिलेशन में भी पढ़ा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए, जैसे नमक थोड़ा सा ही चाहिए रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सो इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज इंपॉर्टेंट, लाइक वाइटामिन्स। द क्रेनियल नर्व्स दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आई मसल्स। बाबा ये कितनी बार क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आपको सीईटी में। आपकी आई मसल को कंट्रोल करने के लिए कौन से नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है? नर्व नंबर 3, 4 एंड 6। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन इंडिकेट्स व्हाट? अगर आपके पॉटी में बाइल पिगमेंट्स रिलीज हो रहे हैं या यूरिन में, सो इससे क्या इंडिकेट होता है कि आपका आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि जॉन्डिस का कंडीशन हो रहा है। क्योंकि जब आपका हीमोग्लोबिन या आरबीसी ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में आपका धीरे धीरे करके आरबीसी ब्रेकडाउन होगा और जॉन्डिस का कंडीशन हो जाएगा, और ये अनीमिया भी कर सकता है। सक्कस एंटेरिकस 11th स्टैंडर्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन। सक्कस एंटेरिकस मतलब क्या होता है? आपका इंटेस्टिनल जूस, जो आपको ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करने में हेल्प करता है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डुओडेनम। यस, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंपिंग 70 ml of blood by ventricles per heartbeat is called as what? Stroke volume। हमने देखा था ना कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? जितना ब्लड आपके हार्ट से पंप होता है। Which of the following is most common plasmid vector used in genetic engineering? हमने बहुत सारे वेक्टर्स पढ़े थे, PBR322 और फिर आपने PUC पढ़ा था। तो ये वाला वेक्टर सबसे कॉमन है जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, जो आपने पढ़ा है वही बोलने का। Find the wrong statement about entomophilous flowers from the following। entomophilous यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन जो करते हैं, तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? स्टिग्मा ऑफ द entomophilous flower is sticky। क्या बोला गया है कि आपका एंटोमोफिलस फ्लावर का स्टिग्मा स्टिकी होता है। पोलन, यस ये राइट है। पोलन ग्रेन्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर हैव स्मूथ एक्साइन। नहीं, देखो अगर आपका स्टिग्मा स्टिकी है, मतलब अगर आपका स्टिग्मा स्टिकी है तो पोलन ग्रेन रफ रहेगा, क्योंकि एक लेयर स्टिकी और एक लेयर रफ, तभी उसके बीच में प्रॉपर अटैचमेंट होगा। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट हैज स्कल्पचर्ड पोलन ग्रेन। एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर ब्राइट, करेक्ट। दे हैव कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी ये फ्लावर्स के बीच में प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। विच वन कैन बी अ लिविंग टिश्यू? इसमें से कौन सा टिश्यू लिविंग टिश्यू हो सकता है? एनी ऑफ दिस। परमानेंट टिश्यू, कोई भी टिश्यू लिविंग हो सकता है ना। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेट्रोजीनस टिश्यू, एनी टिश्यू कैन बी लिविंग टिश्यू, डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्रेटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो, 4 फेजेस हमने पढ़े थे। पहला फेज होता है मेंसेस 0 से 5 डे। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज 6 से लेके 13th डे। तीसरा फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज जो सिर्फ 1 दिन का होता है, और चौथा फेज होता है सेक्रेटरी फेज। यस, सो इट देखो क्या बोला गया है? सेक्रेटरी फेज बोला गया है। सेक्रेटरी फेज आपका 15 से लेके 28 तारीख तक, ये मतलब 15 से लेके 28वें दिन तक, यानी 14 दिन का फेज होता है। सो सेक्रेटरी फेज को हम ल्यूटेल फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। वापिस से जाके टेबल देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का। डैश कॉजेस सिफिलिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में हमने पढ़ा है। सिफिलिस किसके वजह से होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम के वजह से, ये आपको याद रहना चाहिए। और नाइसेरिया गोनोरिया से क्या होता है? गोनोरिया। द सिम्टम ऑफ एंजिना पेक्टोरिस यानी कि हार्ट अटैक इज चेस्ट पेन। तो आई होप आपके सारे आंसर्स राइट आए होंगे और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए वापस से रिवीजन करो, थ्योरी रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, 1 शॉट सीरीज देखो और टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा। बस 3 बार दिन में लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताना। बाय बाय एवरीबॉडी।